ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज आपको मैं मोटिवेशन कोट नहीं दूंगा। इसका एक रीजन है, क्योंकि डेली आप लोग मोटिवेशन कोट्स सुनते हो, पढ़ते हो। आज क्लास के बीच के अंदर आपको मोटिवेशनल कोट्स देखने को मिलेगा। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल जो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था उसी से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग की मॉडर्न हिस्ट्री जो हरियाणा की है वो चल रही थी, और हरियाणा की हिस्ट्री के अंदर देखो, मैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो नहीं करा रहा हूं आप लोगों को, लेकिन जो हरियाणा की हिस्ट्री है उसको कनेक्ट कर रहा हूं किसके साथ? इंडिया की हिस्ट्री के साथ। और इंडिया की हिस्ट्री और जो हरियाणा की हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं तालमेल उनके अंदर बैठता भी है। अब तक हम लोग जो हरियाणा के अंदर 1857 का रिवोल्ट हुआ है उसकी क्या स्टोरी है उसके बारे में समझ चुके हैं। आज की क्लास के अंदर एक स्टोरी बेस्ड क्लास होगी कंप्लीट, और जितने भी नोट्स पीडीएफ वगैरह वो आप लोगों को मिल जाएंगे उसके अंदर। लेकिन उससे पहले आप लोग को हिस्ट्री को समझना जरूरी है। अब देखो, 1857 का जब रिवोल्ट हो गया उसके बाद का फेज आपको कैसा दिखाई देगा, ये चीजें आप लोग को आज की क्लास के अंदर समझनी है। 1857 तक हम लोगों ने सारी बातें समझ ली थी। हरियाणा के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन था, कैसे कैसे ये क्रांति, ये रिवॉल्यूशन, ये रिबेलियन आगे बढ़ा। अब 1857 का जब रिबेल हुआ तो 1858 का एक्ट पास हुआ, और उस एक्ट के अंदर हरियाणा के अंदर कुछ चेंजेस किए गए। जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का हरियाणा हिस्सा हुआ करता था उसको पंजाब का पार्ट बना दिया गया, और यह भी वादा किया गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हरियाणा के बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी हम लोग लागू नहीं करेंगे। जो विलय की नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद आप लोग को समझना है कि फिर एक पॉइंट और आता है, और वो कौन सा है? अपना कांग्रेस। अब इस कांग्रेस की स्टोरी समझनी है। मैं आप लोग को पहले कांग्रेस की जो इंडियन वाली स्टोरी है वो बताऊंगा, उसके बाद हरियाणा के अंदर क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, मुरलीधर हो चाहे वो लाला लाजपत राय जी हो, उनका वो थोड़ा सा हम लोग को समझना है। तो आइए समझते हैं एक बार किसके बारे में? कांग्रेस के बारे में। देखो, अगर आप लोग बात करते हो कांग्रेस की, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्यों जा रही है, कांग्रेस का गठन क्यों हो रहा है। देखो, मैं कंप्लीट आपको जो इंडियन हिस्ट्री वाला वो वाला पोर्शन नहीं करवा रहा हूं, लेकिन उसकी हेल्प हम लोग जरूर लेंगे। और ये भी मत सोचना कि सर ने इतनी जल्दी खिंचवा दिया इसको, क्योंकि भाई जितनी हरियाणा के अंदर जरूरत है वो मोर देन इनफ मैं आप लोगों को करा दूंगा। कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, एक संस्था बनी, आपको पता है 1885 के अंदर 28 दिसंबर को ये कांग्रेस नाम की संस्था बनी है, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इससे पहले होता क्या था कि भारत के अंदर बहुत छोटी छोटी बहुत सारी सोसाइटी चल रही थी। आप लोग हिस्ट्री में देखते हो, बंग भंग, लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, ये जितनी भी थी, द्वारका नाथ ठाकुर हो चाहे फिर वो आपके शिशिर कुमार घोष हो, इन सभी लोगों ने एक संस्था बना रखी थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये किसी एक खास ग्रुप के इंटरेस्ट की बातें करती थी। जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी थी, वो जमींदारों के इंटरेस्ट की बातें करती थी। अब तक इंडिया के अंदर कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो इन सब ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करके एक संयुक्त रूप से कंबाइंड फॉर्म में अपनी डिमांड को रख सके। तो यहां पर होता क्या है, ए.ओ. ह्यूम, एडविन ऑक्टेन ह्यूम जो है वो कांग्रेस की स्थापना करते हैं, कांग्रेस को बनाते हैं। जब ये कांग्रेस को बनाते हैं तो उस टाइम पे बड़ा डिस्प्यूट हुआ कांग्रेस को लेकर। अब देखो, हम जो इंडियन है, भारत के जो लोग हैं, वो अपनी डिमांड रखते थे अलग अलग सोसाइटी के थ्रू, लेटर लिखकर करते थे, डेलीगेट्स भेजकर करते थे। तो ये जो प्रॉब्लम थी, यहां पर क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी एक भी डिमांड को पूरा नहीं करती थी। अब एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई कि भाई सभी लोग, चाहे वो जमींदार हो चाहे वो डॉक्टर हो, सभी लोग इंजीनियर हो, वो लोग साल में एक दिन इकट्ठा होंगे, 3 से 4 दिन एक पंडाल के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा, वहां बैठेंगे और अपनी डिमांड उसके जरिए हम लोग रखवाएंगे। और वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हुई? कांग्रेस हुई। अब होगा क्या, जब कांग्रेस बनी तो 2 डिस्प्यूट इसके अंदर दिखाई दिए मेनली, और आप लोग थ्योरी भी पढ़ते हो इससे रिलेटेड। सबसे पहले तो आपको एक दिखाई देगा सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी, और दूसरा आपको लाइटिंग कंडक्टर की थ्योरी। अब कांग्रेस जब बनी थी तो उस टाइम पे स्टार्टिंग का जो फेज था वो एक मॉडरेट फेज था, मतलब नरम दल वाले जो लोग थे उनका दबाव उनके ऊपर ज्यादा था। ज्यादातर डेलीगेट्स जो होते थे वो नरम दल वाले लोग थे।
अब ये नरम दल वाले लोग क्या करते थे, ये प्रेयर करते थे, ये लेटर लिखते थे, डेलीगेट्स भेजते थे कि वी आर द पीपल ऑफ ब्रिटिश, हम ब्रिटिश की प्रजा है और हमारी ये डिमांड पूरी कर दो, सिविलाइजेशन इंडियनाइजेशन कर दो, सिविल सर्विसेज का, शक्तियों का पृथक्करण कर दो, पावर का सेपरेशन कर दो, बहुत सारी इनकी डिमांड रहा करती थी। तो उस डिमांड को ये लोग डेलीगेट्स भेजकर करते थे, लेटर लिखकर करते थे। लेकिन यहां पर जब ये सारी संस्थाएं बनी तो लाला लाजपत राय जी, आरपी दत्त जैसे, गोलवलकर जैसे व्यक्ति सेफ्टी वॉल थ्योरी का सिद्धांत देते हैं। उन्होंने क्या कहा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा देता हूं। उनका कहना यह था कि ये जो कांग्रेस बनी है वो एज ए सेफ्टी वॉल काम कर रही है। अब कहोगे सर ये सेफ्टी वॉल क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रेशर कुकर जब हम लोग लेते हैं तो प्रेशर कुकर के ऊपर सीटी लगा दी जाती है ताकि इसके अंदर जो भाप बनी हुई है वो इस सीटी के जरिए बाहर निकाल सके। ये एज ए सेफ्टी वॉल काम कर रहा है। इसी तरीके से 1885 का ऐसा टाइम पीरियड था कि हमारे जो क्रांतिकारी है, अपनी डिमांड रखने वाले जो इंडियंस है, उनके अंदर एक उफान पैदा हो रहा था और उसको शांत करने के लिए आपने कांग्रेस एज ए सेफ्टी वॉल बनाया है। मतलब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी तो ऐसा अक्सर क्या करती थी, लो भाई आंदोलन तेज हो रहा है, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, दंगे हो रहे हैं देश के अंदर, जगह जगह पर आंदोलनकर्ता परेशान कर रहे हैं, तो इनकी कुछ एक डिमांड को पूरा कर दो, ये लोग शांत हो जाएंगे। तो ये चीजें यहां पर सेफ्टी वॉल के रूप में दिखाई दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक थ्योरी आती है लाइटिंग कंडक्टर की। लाइटिंग कंडक्टर की थ्योरी ये जो थी वो जनरली दी थी इसके अपोज में। सेफ्टी वॉल ने कहा कि कांग्रेस इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का प्रेशर है और उस प्रेशर को कम करने के लिए सेफ्टी वॉल लगा दिया, कांग्रेस बन गई। ब्रिटेन ने दिखा दिया कि देखो भाई, हमने आप लोग के लिए कांग्रेस नाम की संस्था बना दी है। देखो, मैं कांग्रेस की ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग को जरूर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ आपको लाइटिंग कंडक्टर की थ्योरी दिखाई देगी। इस लाइटिंग कंडक्टर की थ्योरी के अंदर क्या कहा गया, इसके अपोज में बात की गई। कहा कि नहीं भाई, सेफ्टी वॉल के रूप में नहीं, A.O. ह्यूम का यूज जो किया वो हम लोगों ने किया है ताकि कल की डेट को, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते कि ये घर है, इस घर के अंदर हमने एक लाइटिंग कंडक्टर लगा दिया, अगर कोई भी बिजली आएगी तो इस लाइटिंग कंडक्टर के सारे बाहर निकल जाएगी। सबसे ऊपर हमने किसको रखा है, A.O. ह्यूम को। अब ये A.O. ह्यूम कौन है, ये ब्रिटिश है, नीचे कौन है, इंडियन है। कांग्रेस के मेन हेड के रूप में A.O. ह्यूम दिखाई दे रहे। अब अगर ब्रिटिश किसी भी चीज को सामने रखने आएगी तो हम रखेंगे ब्रिटिश के थ्रू, और अगर ये ब्रिटेन बात करेगा तो किससे करेगा, A.O. ह्यूम। हमने मीडिएटर बना दिया है किसको, एक ब्रिटिश को। एक कंडक्टर के रूप में किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, A.O. ह्यूम का यूज कर रहे हैं। ये कुछ थ्योरी दिखाई दी। फिर एक आजकल की हिस्ट्री की नई नई बुक्स भी लिखती है कि कांग्रेस जो बनी वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि अलग अलग तरीके की डिमांड उठ रही थी अलग अलग सोसाइटी के जरिए, और उनको इकट्ठा कर दिया और क्या बना दिया गया, कांग्रेस बना दिया गया। और भी बहुत सारी थ्योरी इसके अंदर हो सकती है, लेकिन उस ज्यादा थ्योरी के अंदर हमें नहीं जाना है। अब देखो, 1885 से लेके 1905 तक का जो टाइम पीरियड था वो आपका था गर्म दल वालों का, मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज, इसका मतलब ये था कि ये लोग अपनी डिमांड्स एक बड़े ही उदार तरीके से रखते थे। लिबरल फेज था ये। अब देखो लिबरल क्या होता है। अब ये लोग कहते थे कि यार एक स्टेट को है ना, जो रूल करने वाली अथॉरिटी है उसको बड़ा ही लिबरल होना चाहिए। अगर वो स्टेट लिबरल है, अगर लॉ लिबरल है, कानून लिबरल है, हम अपनी डिमांड लिबरल तरीके से रखते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, उससे जो जीवन स्तर है वो कहीं ना कहीं ऊपर होगा और हमारी डिमांड भी कहीं ना कहीं पूरी होगी। ये लोग बोलते थे वी आर द पीपल ऑफ ब्रिटिश, हम ब्रिटिश के लोग हैं। अगर ब्रिटेन अपने वहां पर कोई डेवलपमेंट कर रहा है तो एक दिन जरूर कहां पर भी डेवलपमेंट करेगा, इंडिया के अंदर भी। आप खुद सोचो यार, ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। तो ये चीजें इन लोगों की थी। लेकिन हाँ, कुछ अच्छी चीजें इन लोगों ने की, और वो अच्छी चीजें क्या थी, ब्रिटिश का जो असली चेहरा है वो उजागर कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिवेन्यू पॉलिसी जो आई यहां पर, परमानेंट सेटलमेंट आया हो, या फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन, भारत का पैसा ब्रिटेन में भेजा जा रहा है। ये जितनी भी थ्योरी थी ये लोग तो ही देते हैं, यही तो बताते कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है,
यही तो बताते हैं कि इंडियनाइजेशन सिविल सर्विसेज का क्यों करना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें इन लोगों ने सामने रखी। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि लिबरल्स जो थे उन्होंने देश को नुकसान ही पहुंचाया या उनकी वजह से कोई फायदा नहीं हुआ, 20 साल तक हमें कोई अचीवमेंट नहीं मिली। लेकिन एक चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी, जो ब्रिटिश का असली चेहरा सामने उजागर होगा वो किन की वजह से होगा, लिबरल्स की वजह से होगा। प्रॉब्लम क्या हुई, अब हरियाणा के अंदर देखो क्या हुआ। अब कांग्रेस जब बनी तो हरियाणा के अंदर यह होता है कि कांग्रेस की ब्रांचेस जो है वो हरियाणा के अलग अलग शहरों के अंदर डालनी है। अब जब अलग अलग शहरों के अंदर कांग्रेस की ब्रांचेस आनी है तो उसमें किसका एफर्ट सबसे ज्यादा होगा, उसी से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। अब देखो हरियाणा के अंदर हम लोग कांग्रेस की बात कर लेते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बेसिक बातें बता दी, किसके पर्सपेक्टिव में, इंडिया के पर्सपेक्टिव में। जो पहला सेशन होगा 1885 के अंदर, उसमें आपको पता है 72 डेलीगेट्स थे। उन 72 डेलीगेट्स के अंदर लाला मुरलीधर मुरलीधर जी जो थे, ग्रैंड ओल्ड ऑफ पंजाब, ये अंबाला के अंदर क्या करेंगे, हरियाणा स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। और अंबाला में आप लोग को बता देता हूं कि जो हमारे मुरलीधर साहब थे, उन्होंने अंबाला के अंदर कांग्रेस की ब्रांचेस को एक बहुत बड़े लेवल पर ये लोग लेके गए। दो व्यक्तियों का नाम आपको दिखाई देगा, लाला मुरलीधर, और दूसरे आपको दिखाई देंगे लाजपत राय, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय हिसार का रीजन हुआ, ये हांसी का रीजन हुआ, रोहतक वाला रीजन हुआ, यहां पर कांग्रेस की ब्रांचेस का स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे। ये जो लाला मुरलीधर थे ये कहां पर, ये हरियाणा के अंबाला के अंदर। इसलिए होगा ये कि जब एक टाइम के बाद लाजपत राय जी हिसार छोड़कर चले जाएंगे तो कांग्रेस का दबदबा उस रीजन में कम हो जाएगा, लेकिन अंबाला में बना रहेगा किसकी, इनकी वजह से, मुरलीधर की वजह से। तो 1885 का ये जो पहला सेशन हुआ जिसमें 72 डेलीगेट्स थे, इसके अंदर कौन शामिल थे, मुरलीधर जी शामिल थे। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब की कहा जाता है, और इन्होंने रिप्रेजेंट किया था किस स्टेट को, हरियाणा स्टेट को। ये पहला सेशन था, उसके अंदर अंबाला के अंदर ब्रांचेस खुली। सेकंड सेशन जो कांग्रेस का होगा उसके अंदर आपको दो पार्टिसिपेंट्स दिखाई देंगे। एक तो आपको दिखाई देगा दीनदयाल शर्मा और दूसरे आपको दिखाई देंगे बाबू बाल मुकुंद गुप्त। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की तो इस टाइम पे ये बता देता हूं कि ये बाल मुकुंद जी गुप्त जी एक ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने इस टाइम तक जब कांग्रेस बनी उस टाइम तक इतनी कविताएं लिखी, इतनी जो है कहानियां लिखी, किसके ऊपर, कांग्रेस को लेकर। ऐसे भी व्यक्ति जो कांग्रेस छोड़कर जा रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे थे, ब्रिटिश के लिए काम कर रहे थे, उनकी भी खूब खिंचातानी की इन्होंने अपनी कविताओं के जरिए। और एक कविता मैं आप लोग को इनकी सुनाऊंगा भी। बाबा बाल मुकुंद गुप्त ने संदेश लिखकर, लेटर लिखकर, पोएम्स लिखकर, स्टोरी लिखकर खूब परेशान किया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये जो दो थे, ये थे झज्जर से, और ये आपको दिखाई देंगे कहां से, रोहतक से। अब आपको एक चीज समझनी है, ये झज्जर और रोहतक वाला जो एरिया है, यहां से इस टाइम पे आपको बहुत सारे ढेरों समाचार पत्र पत्रिका ये इस तरीके की दिखाई देगी। तो मैंने आप लोग को बताया ना कि 1885 का जो फेज था वो एक लिबरल फेज था। तो बाल मुकुंद जी हरियाणा जैसे व्यक्ति आ रहे हैं और वो अपनी डिमांड किसके जरिए रख रहे हैं, कहानियां लिखकर, लेटर लिखकर, संदेश भेजकर, डेलीगेट्स भेजकर, ये आपको दिखाई देगा। आगे आपको क्या समझना है, देखो अब आप कहोगे सर इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो हरियाणा में जितना बनता है वो आपसे इतना ही पूछेगा। अब बात करते हैं हम लोग 1888 की। देखो सुनना, अब अगर हम लोग बात करें अंबाला के अंदर 1886 के अंदर भी शाखा खोल दी गई थी। 1885 के अंदर पार्टिसिपेट करने पहुंचे। लाला लाजपत राय ने हिसार के अंदर कब फॉर्मेशन की, 1887 के अंदर। तो आपको दिखाई देगा 1885, 1886 और 1887, ये 3 साल ऐसे थे जब कांग्रेस की जो ब्रांचेज है हरियाणा के अंदर, अंबाला, हिसार, रोहतक, इनके पार्ट्स के अंदर, इनके कुछ भागों के अंदर खुल चुकी थी। इवन आपको हिसार के अंदर तो ये दिखाई देगा कि जब कांग्रेस का सेशन हुआ तो हरियाणा से हिसार के अंदर हजारों लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे। तो हिसार और रोहतक तो मेन ब्रांचेस होगी और यही आगे चलकर रिवॉल्यूशनरी का मेन स्टेशन भी बनेगा, आपको दिखाई देगा।
अब यहां पर आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस का कैंपेन हुआ रोहतक के अंदर, और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कौन पहुंचे थे? अपने लाला जी पहुंचे थे। तो इनका मेन रोल अब चलेगा। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये वाली डेट 12 अक्टूबर 1888। इस 12 अक्टूबर 1888 में देखो क्या हुआ। यहां पर कांग्रेस की जो साल के अंदर जो सेशन होता था, उसकी सभा कहां पर, मीटिंग कहां पर आयोजित हुई? ये रोहतक के अंदर आयोजित। काफी बड़ी बड़ी नामी हस्तियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और इस सभा को प्रिजाइड किसने किया? इसके चेयरमैन कौन थे? तुर्बज खान या तुर्बीज खान भी इनका नाम बोल दिया जाता है। तो इन्होंने सभा को अटेंड किया, और अटेंड करने के बाद लोगों को कहीं ना कहीं सचेत भी ये किया कि भाई कांग्रेस की हरियाणा के अलग अलग पार्ट्स के अंदर ब्रांचेस खुलनी चाहिए, और हमारा एक ही मकसद होगा कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स है, हमारी जो पॉलिटिकल्स डिमांड है, हमारी जो आपको दिखाई देगा सोशल डिमांड है या फिर इकोनॉमिक्स डिमांड है, वो कहीं ना कहीं पूरी की जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन सभी व्यक्तियों में अकेले व्यक्ति लाला लाजपत राय जी जो थे, वो थे किसको मानने वाले? मॉडरेट्स को मानने वाले, एक्सट्रीमिस्ट को मानने वाले, गरम दल को मानने वाले। इसलिए कहा जाता है कि लाला लाजपत राय जी तो कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा भी बोलते थे। भले ही ये पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे, लेकिन इनका काम करने का तरीका एक थोड़ा सा अलग होता था। ये कांग्रेस को बोलते थे कि यार ये है ना डॉक्टर इंजीनियर, ये सभी लोग आते हैं। अपनी मीटिंग के अंदर इन्होंने कहा भी कि डॉक्टर इंजीनियर ये सब लोग आते हैं और साल में एक बार मिलते हैं। अब ये बताओ कि पूरे साल भर तो ये अपना काम करते हैं और 3 दिन के लिए आएंगे और फिर अपनी डिमांड रखकर चले जाएंगे वापस काम में। अगर आपको देश की भले ही वाकई में इतनी फिक्र है, तो आपको साल में कम से कम 5-6 महीने तो काम करना चाहिए देश के लिए। और दूसरा ये है कि यार आप 3 दिन के अंदर कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ब्रिटिश हमें इतनी जल्दी हमारी डिमांड्स को पूरा कर देगी। आप शायद भूल गए हो कि 1600 से लेके अब का जो टाइम पीरियड है, इन्होंने हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन किया है वो इतनी आसानी से एक लेटर के जरिए हमें थोड़ी ना जाने देगा। और दूसरा, एक्सपोर्टर ग्रुप भी कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ है। तो लाला लाजपत राय जी स्टार्टिंग के सेशन में होंगे, फिर कुछ टाइम तक कांग्रेस को बॉयकॉट भी करेंगे, उसका बहिष्कार भी करेंगे, और ये कहते हुए करेंगे कि ये तो 3 दिन का तमाशा है जो कि 3 दिन के लिए चलता है साल में। दिसंबर में ये लोग आते हैं, एक जगह मीटिंग अटेंड करते हैं, कुछ डिमांड रखते हैं, वो डिमांड पूरी नहीं होती है। लेकिन खैर ऐसा भी नहीं बोल सकते कि भाई जो लिबरल्स है उनकी वजह से कुछ हुआ नहीं हो। लिबरल्स की वजह से काफी कुछ अचीवमेंट्स भी कांग्रेस को मिली है। लेकिन उसके बाद आपको देखो क्या दिखाई देगा। देखो, इन सब के अलावा बाल मुकुंद गुप्त जी हुए, दीनदयाल शर्मा जी हुए, इनके अलावा भी कुछ आपको दिखाई देंगे लाला लाजपत राय जी के अलावा। एक तो बाल मुकुंद गुप्त जी, दीनदयाल शर्मा जी, छबिलदास, शादीलाल, गौरी शंकर, चूड़ामणि, दुनीचंद, ये सब भी क्या करते थे? कांग्रेस में पार्टिसिपेट करते थे। तो आपको इनका नाम भी ध्यान रखना है कि हरियाणा से और कौन कौन से, 2-4 नाम आप लोग के नोट्स पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएंगे। इन सब के नाम आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन मेन आपको दिखाई देगा 1885 से अगर आप 1892 तक जाते हो तो कांग्रेस के सभी मेंबर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 2 ग्रुप हुआ करते थे, एक हुआ करता था अंबाला ब्रांच का और एक ग्रुप हुआ करता था अपनी हिसार ब्रांच का। अंबाला के अंदर उस टाइम पे पंजाब का भी कुछ हिस्सा माना जाता था, और हिसार के अंदर हांसी, रोहतक वगैरह, झज्जर वगैरह, ये कुछ रीजन हुआ करते थे। प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम आई 1892 के अंदर। जब 1892 के अंदर लाला लाजपत राय जी हिसार को छोड़कर कहां की तरफ चले गए? लाहौर की तरफ चले गए। जब इन्होंने हिसार छोड़कर लाहौर चले गए तो उसकी वजह से कांग्रेस का एक नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई दिया लोगों के ऊपर, और लोगों ने ब्रिटिश के बिहेवियर के चलते या ब्रिटिश गवर्नमेंट के चलते पार्टिसिपेट करना कम कर दिया। तो 1892 का टाइम पीरियड ऐसा था जब लाला लाजपत राय जी कांग्रेस छोड़कर गए हिसार से लाहौर, तो उस टाइम पीरियड पे ये हुआ कि हिसार, रोहतक, झज्जर, इस रीजन के अंदर मास पार्टिसिपेशन जो दिखाई देता था वो कम हो गया। लेकिन मुरलीधर जी ने इसको कहां पर बनाए रखा? अंबाला के अंदर बनाए रखा। फिर एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि धीरे धीरे करते करते ये लोग, जो लिबरल फेज चल रहा था वही आगे चलकर एक्सट्रीमिस्ट में दिखाई देगा हरियाणा के अंदर।
ये जो कमिश्नर हुआ करते थे उनके घर पर बॉम्ब भी फेंका जाएगा, उनको मारने की भी कोशिश की जाएगी। ये सारी घटनाएं आप लोग को हरियाणा के अंदर दिखाई देगी। अब देखो क्या करना है, ये चीजें आप लोग को दिखाई देगी। अब लगभग जो 20 साल का टाइम पीरियड बीत चुका था, इन 20 साल के अंदर आपको एक चीज दिखाई देगी, 1885 से 1905 तक कुछ खास अचीवमेंट कांग्रेस या इंडियन को नहीं मिले। 20 साल तक बड़े ही लिबरल तरीके से हम लोगों ने काम किया, लेकिन जब 1905 का टाइम पीरियड आता है, इस टाइम पीरियड पे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर और इंडिया के अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट फेज आपको दिखाई देगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, जैसे हुआ ये था कि 1896 में जब इथोपिया ने इटली को डिफीट किया, 1904 और 5 में जापान ने रूस को डिफीट किया, तो जो छोटे देश है, इसका मतलब ये हुआ कि दो छोटे देश है ना, बड़े देश को हरा रहे हैं। तो इथोपिया इटली जैसे देश को हरा रहा है, जापान रूस जैसे देश को हरा रहा है। तो यहां पर इंडियन को लगेगा कि यार हम लोग भी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश को हरा सकते हैं। दूसरा ये होगा कि जो 1904-5 का टाइम पीरियड था, इस टाइम पे लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसीज थी, लॉर्ड कर्जन की जो नीतियां थी, उससे भी लोग परेशान थे। और 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, बंगाल का विभाजन कर दिया गया। यही टाइम पीरियड ऐसा था कि इस टाइम पे भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अकाल, ये बड़े लेवल पर प्रॉब्लम दिखाई देगी। तो ये सारी की सारी वो कंडीशन थी जो बैकग्राउंड तैयार करेगी किसका, एक्सट्रीमिस्ट का। और फिर 20 साल हो चुके थे हमें लिबरल तरीके से काम करते हुए। अब यहां पर मेंबर्स को ये समझ में आ गया कि यार 20 साल में हमने जो तरीके अपनाए हैं, शायद वो अब तरीके पुराने हो चुके हैं। और फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि जो जनता थी उनको भी लगने लग गया कि यार अब कुछ ज्यादा अचीवमेंट हमें मिल नहीं रही है। तो 1900 फेज का जो टाइम पीरियड था, वो एक एक्सट्रीमिस्ट टाइम पीरियड था, एक गर्म दल वालों का टाइम पीरियड था। इसी टाइम पे सबसे बड़ा फैक्टर आपको कौन सा दिखाई दिया, 1905 के अंदर आपको दिखाई देगा पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का विभाजन कर दिया गया, बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया, वेस्टर्न बंगाल एंड ईस्टर्न बंगाल। प्रॉब्लम क्या है, आइए एक बार देखते हैं। 1905 देखना भाई, लॉर्ड कर्जन जो वाइसराय थे, इन्होंने बंग भंग, बंगाल का विभाजन, देखो इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई। इन्होंने कहा कि यार बंगाल है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, बंगाल बहुत बड़ा रीजन है, और इस इतने बड़े रीजन पर एक पावर के द्वारा बंगाल को चलाना नॉट सो प्रैक्टिकली पॉसिबल, इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं कि बंगाल को हम लोग चला सके। तो इन्होंने कहा कि बंगाल के अंदर मेरे को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने हैं, और उन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के अंदर क्या होगा कि मैं बंगाल का पार्टीशन कर रहा हूं। अब बंगाल, आप लोग एक चीज देखो, बंगाल को ही क्यों चुना। एक तो आपको दिखाई देगा बंगाल जो है, जो रिवोल्यूशनरीज थे हमारे, जो क्रांतिकारी थे, उनका मेन स्टेशन था बंगाल। बंगाल में ही आपको बम बनाने के कारखाने, तोपखाने वगैरह, उनकी ट्रेनिंग वगैरह सारी आपको कहां से दिखाई देगी, बंगाल। आज भी बंगाल को जाना जाता है क्रांतिकारियों की वजह से। दूसरा, ये जो बंगाल था, यहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों की पॉपुलेशन ज्यादा दिखाई देगी। एक रीजन ऐसा है जहां पर हिंदू मेजोरिटी है, एक रीजन ऐसा है जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है। हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी आपको दिखाई देगी। ये जो हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी है, तो इसने देखा कि यार देश में नेशनलिज्म ज्यादा है, ये लोग एकजुट हो रहे, यूनाइट हो रहे हैं, तो क्यों ना इनको ही तोड़ दिया जाए। हिंदुओं को एक साइड कर दो, मुस्लिमों को एक साइड कर दो। तो भाई साहब कर्जन आते हैं और बोलते हैं कि भाई बंगाल का पार्टीशन किया जाएगा, एक क्षेत्र ऐसा होगा जिसकी राजधानी कौन सी होगी, ढाका होगी, और एक रीजन ऐसा जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी होगी, और एक रीजन ऐसा जिसमें हिंदू मेजोरिटी होगी। और रीजन क्या बताया, कहा कि यार इतना बड़ा क्षेत्र है, बंगाल चलाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं। लो भाई, 1903 के अंदर पहले इसको एक सभा हुई थी, इसमें इसको बोला गया था। 1905 के अंदर फाइनली कर दिया। 16 अक्टूबर आपको पता है बंगाल का सोरो डे डिक्लेयर किया गया था। तो जब ये बंगाल का पार्टीशन हुआ, तो 1905 के अंदर बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई
जिसके अंदर आपको दिखाई देगा कि रिवॉल्यूशनरी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसको कहा जाएगा स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट ये 1905 से लगभग आपका अराउंड 1908 तक चला था। किसको रोकने के लिए? पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकने के लिए। मैंने पहले ही बताया क्लास के स्टार्टिंग के अंदर, आज की क्लास में स्टोरी थोड़ी सी ज्यादा आएगी तो आप उसको समझना भाई। तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है। अब हरियाणा के अंदर इस स्वदेशी मूवमेंट का क्या हुआ? स्वदेशी मूवमेंट नाम से पता चल रहा स्वदेशी। भाई एक सिंपल सी चीज हम लोग को पता है कि अगर हम फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, अगर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि विदेश का सामान भारत में नहीं आएगा। भारत में नहीं आएगा तो उनका रेवेन्यू क्या होगा? कम होगा। दूसरा, हमारी जो इंडस्ट्रीज है, हमारे जो उद्योग है, वो कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, स्कूल छोड़ने, कॉलेज छोड़ने हैं, ये सारी चीजों के बहिष्कार की बात की गई, बॉयकॉट की बात की गई। किस आंदोलन में? स्वदेशी आंदोलन में। और डेट डिक्लेयर कर दी 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल से ये हुआ, और उसी दिन नेशनल हैंडलूम डे भी मनाया जाता है। कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हो गया और फैलते फैलते इवन दिल्ली, हरियाणा के अंदर भी फैला और अलग अलग इसके लीडर दिखाई दिए। हरियाणा के अंदर तो यहां तक भी हुआ, स्कूल कॉलेज तो चल ही रहे थे। स्वदेशी के अंदर हरियाणा के लोग की पहले इंग्लिश कमजोर है और उन्होंने इंग्लिश बोलने से मना कर दिया। दूसरा, यहां पर अगर कोई मेहनत, कोई चीनी दे रहा है, प्रसाद के रूप में कुछ दे रहा है, वो लेने से मना कर दिया। कहा कि नहीं, इसके अंदर विदेशी चीजें हैं और विदेश के द्वारा कोई भी चीज को हम लोग अडोप्ट नहीं करेंगे। तो इस स्वदेशी मूवमेंट के अंदर भी हरियाणा के एक मास पार्टिसिपेशन आपको दिखाई देगा। अब देखना, अब ये जो स्वदेशी मूवमेंट था, आपको पता है बंगाल के पार्टीशन को रोकने के लिए ये शुरू हुआ है, स्वदेशी चीजों को अपनाना है। हरियाणा के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? Also stop buying foreign clothes, sold sugar, stop the use of English language। तो ये सारी की सारी चीजें हरियाणा के अंदर की गई। अब यहां पर यह भी हुआ कि जो हरियाणा के लोग थे उन्होंने सोशल बॉयकॉट भी करना शुरू किया। टाइटल्स जो है अपने, जो उनके सम्मान थे, वो भी उन्होंने लौटाना शुरू कर दिए, और जो पोस्ट सिस्टम था, अनपेड जो था, उनका भी उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरीके से बॉयकॉट करना शुरू किया गया। तो ये सारी की सारी चीजें, जो भी ऐसी चीज जो फॉरेन से जुड़ी हुई है, हरियाणा के अंदर उनका बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। अब ये जो स्वदेशी मूवमेंट था, मैं आप लोग को बता देता हूं। बंगाल के पार्टीशन को रोकने के लिए किया गया था, और धीरे धीरे फैलते फैलते ये पूरे बंगाल के अंदर, बंगाल के अलावा बाहर भी फैल चुका था। प्रॉब्लम क्या थी कि ये स्वदेशी मूवमेंट सिर्फ मॉडरेट्स या एक्सट्रीमिस्ट का नहीं था। इसके अंदर मॉडरेट्स भी दिखाई देंगे, इसके अंदर एक्सट्रीमिस्ट भी दिखाई देंगे। अब थोड़ी सी स्टोरी में आप लोग को जोड़ता हूं। जब स्वदेशी मूवमेंट फैल गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को खुद भी डर हुआ कि यार और बड़े लेवल पर ये ना फैल पाए, इसलिए इसको भी रोकना है। दूसरा क्या था कि स्वदेशी मूवमेंट जब हो रहा था तो दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट तब भी बना हुआ है, गरम दल और नरम दल के बीच में। ये जो एक्सट्रीमिस्ट है, ये चाहते कि बंगाल से बाहर भी क्या जाए, स्वदेशी मूवमेंट जाए। लेकिन नरम दल वाले क्या बोल रहे हैं? नरम दल वाले बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये स्वदेशी मूवमेंट कहां तक होना चाहिए? बंगाल, क्योंकि हम बंगाल के पार्टीशन को रोकने के लिए कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि नहीं, पूरे इंडिया के अंदर होना चाहिए। दूसरा, ये नरम वाले बोल रहे हैं कि सिर्फ आप है ना विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, फॉरेन गुड्स को आप छोड़ो, बाकी चीजों का बहिष्कार मत करो। ये क्या बोल रहे गरम दल वाले? नहीं भाई, सारी चीजों का बॉयकॉट करना है। कोई भी चीज जो ब्रिटेन से जुड़ी है, स्कूल कॉलेज सब छोड़ो। इवन यहां तक जो विधायिकाएं है, जो लेजिस्लेचर, उसका भी बहिष्कार करो। ये सिर्फ क्या कह रहे हैं, जो वस्तु है, जो गुड्स है, उनका बहिष्कार करो। इन दोनों में आपस में कहासुनी हो रही है, और इसी कहासुनी का रिजल्ट ये निकल कर आएगा 1907 में जब सूरत सेशन होगा। तो उस सूरत सेशन के अंदर इन दोनों लोगों के बीच में ये भी डिस्प्यूट बन जाएगा। नरम दल वाले कहेंगे नहीं भाई, रास बिहारी जी क्या बनेंगे, हमारे इस सेशन के प्रेसिडेंट बनेंगे। ये लोग क्या कहेंगे गरम दल वाले? नहीं, या तो बाल गंगाधर तिलक को बनाओ या लाला लाजपत राय को बनाओ।
जगह को लेकर भी डिस्प्यूट बन गया। ये गर्म दल वाले कहेंगे जो हमारा मेन स्टेशन है वहां होना चाहिए, ये लोग कहेंगे नहीं सूरत में होना चाहिए। तो फिर फाइनल रिजल्ट एक चीज निकल कर आई कि 1907 के अंदर गर्म दल अलग हो गए, नरम दल अलग हो गए। इसको हिस्ट्री के अंदर 1907 का सूरत स्प्लिट कहा जाता है। तो एक स्प्लिट को रोकने के लिए, बंगाल के पार्टीशन को रोकने के लिए कहा जाता है कि दूसरी फूट यहां पर 1907 के अंदर हो गई थी। अब रिजल्ट क्या निकला? अब चूंकि 1906 के अंदर ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकने के लिए स्वदेशी मूवमेंट ठीक ठाक चल रहा था, तो सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था अरुणडेल कमेटी। अरुणडेल कमेटी की रिकमेंडेशन आनी थी और वो रिकमेंडेशन बेस्ड थी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को हम लोग पहले जैसी बंगाल के विभाजन को रोके या नहीं रोके, बंगाल को उसके पहले जैसी पोजीशन पर रखे या नहीं रखे। ठीक है, भाई साहब ने रिपोर्ट दी। तब तक ये सारी चीजें हिस्ट्री के अंदर पैरेलल चली रही थी। उसके बाद आपको ये दिखाई देगा कि अरुणडेल कमेटी की रिपोर्ट आती है और उसने बंगाल के पार्टीशन को रोकने की बात कर दी। फिर दिल्ली दरबार लगाया जाता है। जब ये दिल्ली दरबार लगा तो अब तक आपको पता है कि 3 बार दिल्ली दरबार लगा है। जब ये दिल्ली दरबार लगा तो उस दिल्ली दरबार के अंदर 2 डिक्लेरेशन दी गई, 2 घोषणा की गई। एक तो बंगाल के पार्टीशन को हम समाप्त कर देंगे, रोक देंगे, बंगाल को पहले जैसी सिचुएशन में बना देंगे। और दूसरा ये था कि बंगाल जो अपनी राजधानी है, जो कैपिटल है, कलकत्ता है, उसको शिफ्ट कर देंगे कहां की तरफ? दिल्ली की तरफ। उसका भी एक रीजन रहा है कि दिल्ली ही क्यों किया गया कलकत्ता से, वो आप लोग हिस्ट्री के अंदर बाकी चीजें डिटेल में देख लेना। मैं एक बेसिक स्टोरी आपको आज की क्लास में बता दूं। 2 डिसीजन किए गए। ठीक है भाई, अब ये जो दिल्ली दरबार लगता था, तो दिल्ली नाम से पता चल रहा है दिल्ली दरबार। तो इस टाइम पे वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। तो मनमथ नाथ, बसंत विश्वास जैसे व्यक्ति या रास बिहारी जैसे को ये लगा कि यार ये पूरा का पूरा है ना, ये लॉर्ड हार्डिंग का ही है। तो उन्होंने, लॉर्ड हार्डिंग जब चांदनी चौक के अंदर एंट्री कर रहे थे, उनकी बग्गी के ऊपर बम फेंक दिया और वहां पर खैर वो बच गए थे और उनके ऊपर ये केस दर्ज हुआ और फिर वो कार्रवाई चली। तो हार्डिंग बम केस भी 1912 का इन्हीं सारी घटनाओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो खैर हमें अब ज्यादा उस चीज के अंदर नहीं जाना है। हरियाणा के अंदर आप लोग को ये चीजें दिखाई दी, आगे समझना है। अब लाला लाजपत राय जी का पॉइंट समझना आपको। अब 1907 तक ये हो चुका था। देखो, जब 5 में एक्सट्रीमिस्ट फेज आया तो उस एक्सट्रीमिस्ट फेज के अंदर लाला लाजपत राय जी हरियाणा के अंदर एक काफी फेमस नेता बन चुके थे। लाहौर, ध्यान रखना, लाहौर में उस टाइम पे ये 1892 में जेल नहीं गए थे। लाहौर के अंदर भी इनको कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार करना था, उसलिए गए थे। देश छोड़कर नहीं गए कहीं, सोचो। ऐसा टाइम पीरियड आ गया इन 15 साल के अंदर, पूरे पंजाब के, पूरे हरियाणा के एक बहुत बड़े फेमस लीडर के रूप में लाला लाजपत राय जी नजर आ रहे थे। इनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण क्या हुआ, 1907 का जो टाइम पीरियड था, यहां पर ब्रिटिश ने देखा कि भाई ये आदमी तो है ना, इसका तो काम करने का तरीका ही अलग है। ऊपर से 1905 एक्सट्रीमिस्ट का फेज आ चुका था। मॉडरेट जो नरम दल वाले थे वो थोड़ा दब चुके थे, गरम वाले ऊपर हो रहे हैं और ऊपर से ये भी गरम दल के और पहले ही इतने बड़े नेता के रूप में उभर कर आ रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटेन ने देखा कि भाई अब इस आदमी को पकड़ना पड़ेगा, मतलब इनको और गिरफ्तार करना पड़ेगा, क्योंकि अब इनकी लोकप्रियता, इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि एक्सट्रीमिस्ट एक अलग ही लेवल पर दिखाई दे रहे हैं। तो 1907 के अंदर क्या हुआ, वायसराय जो थे वो इनको मांडले जेल के अंदर, म्यांमार के अंदर भेज देंगे। और उस टाइम पे ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, इनका नाम आपको ध्यान रखना, डेंजिल इब्सन। ये जो इब्सन जी जो थे वो वायसराय जी को आदेश देंगे और 1907 के अंदर इनको क्या भेज दिया जाएगा, म्यांमार की मांडले जेल भेज दिया जाएगा। इसके पैरेलल क्या हुआ कि लाला लाजपत राय जी जो है, जब ये जेल चले जाएंगे तो उसकी वजह से हरियाणा के अंदर हिसार, रोहतक, हांसी, झज्जर, इन रीजन के अंदर प्रॉब्लम ये आएगी कि जो बनिए हुआ करते थे, जो सिख हुआ करते थे, लॉयर्स हुआ करते, कोई इसको पर्सनली नहीं लेगा, जमींदार हुआ करते थे, खान बहादुर, राय बहादुर, ये सब के सब ये किसकी तरफ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे ब्रिटिश की तरफ। लाला लाजपत राय जी का जेल जाना और इन सब का इंटरनली ब्रिटिश को सपोर्ट करना,
ये इससे प्रॉब्लम होगी, हरियाणा के अंदर कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं वीक नजर आएगी, कहीं ना कहीं कमजोर नजर आएगी। और फिर इसके ऊपर बाल मुकुंद भी एक कविता भी लिखते हैं कि ऐरा गैरा नत्थू खैरा, ये बाल मुकुंद जी की ही कविता है जो बता रहा हूं मैं। ऐरा गैरा नत्थू खैरा, सब डूबे हुए हैं इनकी मस्ती में, मतलब अंग्रेजों की मस्ती में सब डूबे हुए हैं। लॉयल्टी लाहौर में क्या भूसे से भी सस्ती है। तो इनका कहना यह था कि यार लाहौर जो रीजन है इसके अंदर लॉयल्टी नाम की कोई चीज रही नहीं है। जो चारा होता है, जो भूसा होता है, उससे भी सस्ती हो चुकी है लॉयल्टी, कि हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा इन्हीं के पास जा रहा है। और लाहौर की जो लॉयल्टी है वो बिल्कुल ऐसी हो चुकी है, सस्ती हो चुकी है। बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं बाल मुकुंद जी लिखते थे और इतनी सारी कविताएं लिखी, इसी तरीके से क्रिटिसाइज करते थे इन लोगों को। तो इन्होंने अपनी कविताओं में समझाया भी कि यार आप इंडियन हो, आप अगर एक जमींदार है तो जमीन उसकी है, आपको इस टाइम पे इंडियन का साथ देना चाहिए। और आप इंटरनली सपोर्ट कर रहे हो इनको, लेकिन ये सपोर्टर तो पहले से ही ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश तैयार कर चुके थे। तो इनका जेल में जाना और उसकी वजह से हरियाणा के अंदर आंदोलन को क्या क्या होना, कम होना। जब आंदोलन रुक गया तो अब टाइम पीरियड वो आया 1907 के बाद का टाइम पीरियड ये आया कि अब हमारे जो यहाँ के जो लीडर थे या यहाँ के जो यंग जनरेशन वाले लोग थे, उनको ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अब कौन सा आंदोलन कैसे चलना है, कैसे नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कोई सपोर्टर था नहीं और ऐसा कोई इनको डायरेक्शन देने वाला आदमी था नहीं। तो इस टाइम पीरियड पे आपको रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हरियाणा के अंदर दिखाई देगी। एक सेकंड, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हरियाणा के अंदर दिखाई देगी। कैसे एक्टिविटीज रिवॉल्यूशनरी दिखाई देगी? जब आंदोलन, कौन सा आंदोलन? स्वदेशी मूवमेंट। बहुत सारे फैक्टर रहे हैं। एक तो स्वदेशी मूवमेंट का शांत हो जाना 1908-9 के आसपास, क्योंकि 1907 में स्प्लिट हो गया था। दूसरा, लाला लाजपत राय जी का इसी टाइम पे जेल में जाना। तीसरा, कोई लीडर के रूप में इनका ना दिखाई देना। चौथा फैक्टर क्या है? मैंने आपको बताया सिख बनिए, लॉयर, ये सभी के सभी लोग किसके सपोर्ट में चले गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट में चले गए, ब्रिटिश के सपोर्ट में। तो यहाँ के जो यंग मैन थे उन्होंने अंबाला को सेंटर बना दिया और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को चला दिया। अब वो कैसे हुआ? एक छोटी सी घटना आपको दिखाई देगी, कब की? 29 दिसंबर 1909 की। यहां पर आपको दिखाई देगा कि जो डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे इस टाइम पे, उनके घर पर एक बम रखा जाएगा, लेकिन वो बच जाते हैं। और जब उनके घर पर बम रखा जाएगा तो अंबाला, हिसार, इन सब क्षेत्र के अंदर बम बनाने को लेकर भी अलग अलग इन लोगों की प्लानिंग चल रही थी। और इनका एक ही मकसद था कि यार अब नरम तरीके से बहुत चीज हुई, अब हमें नौजवान हरियाणा सभा बनानी है, नौजवान भारत सभा बनानी है। और वंदे मातरम जैसे नारे इस टाइम पे भी गूंजेंगे हर जगह पर, कि अब जेल भरने से काम नहीं जमेगा, अब हमें सिर्फ क्या चाहिए? अब हमें अपनी आजादी चाहिए। तो ये कुछ ना कुछ फैक्टर आपको यहां पर दिखाई देंगे। तो 1909 का टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड आया कि वहां पर इवन हरियाणा के अंदर भी आपको रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बड़े लेवल पर दिखाई देगी। अब देखो, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को अगर कम करना है तो चुपके से जाके एक जुमला फेंक दो। और वो जुमला कैसे फेंका जाएगा? हमेशा यही करती थी यार, आप हिस्ट्री उठाकर देखो, जब भी कोई बड़े रिवोल्ट हुए हैं उसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को एक क्या दिया है? एक रिफॉर्म दिया है। अब हमें लगता था बहुत अच्छा रिफॉर्म है, तो कहा 1908 का टाइम पीरियड था, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज भी हरियाणा में बाकी जगह पर भी चल रही, तोड़फोड़ हो रही थी और एक्सट्रीमिस्ट फेज दिखाई दे रहा था। तो कहा कि लो, हम एक सुधार करते, एक रिफॉर्म करते, और जिसको कहा गया 1909 का मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। एक्चुअल में ये कोई रिफॉर्म नहीं था। इस रिफॉर्म के अंदर कुछ चाल चलनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वो चाल ये चलनी थी कि यार अभी का टाइम ऐसा है कि जब हम हिंदू मुस्लिम को तोड़ सकते हैं। और हिंदू मुस्लिम कैसे टूट सकते हैं? मुस्लिम को क्यों ना हम सेपरेट इलेक्टोरल दे दें। सेपरेट इलेक्टोरल का मतलब क्या हुआ? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सेपरेट इलेक्टोरल का मतलब ये हुआ कि मुस्लिम को वोट कौन डालेगा? मुस्लिम डालेगा। तो जब मुस्लिम को मुस्लिम वोट करेगा
तो कहीं ना कहीं एक रीजन ऐसा होगा कि वहां पर अगर कुछ हिंदू माइनॉरिटी में है तो वो तो सोचेंगे यार हम तो यूजलेस है। अब एक चीज सोचो, ये एक रीजन है, यहां पर 80% मुस्लिम है, एक मुस्लिम लीडर खड़ा हुआ, वोट डालने वाला भी कौन है? मुस्लिम है। 20% जो हिंदू है या तो बिल्कुल शांत रहेंगे या वो इस रीजन को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। पूरा रीजन कौन सा हो जाएगा? मुस्लिम। तो सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के अंदर मुस्लिम किसको? मुस्लिम को। और क्या कहा कि भाई साहब 10 साल के बाद हम आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी देंगे, कुछ संवैधानिक सुधार भी देंगे। तो ये रिफॉर्म लाया गया मोर्ले मिंटो रिफॉर्म किसके लिए? इंडियंस के लिए। और कांग्रेस ने इसको मतलब मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट किया और कांग्रेस में जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी थी वो इसका अपोज भी करती है कि यार ये कौन सी बात हुई कि आप 10 साल के बाद दे दोगे, और ये रिफॉर्म कोई एज सच कोई रिफॉर्म नहीं है, आप तो यहां पर सिर्फ मुस्लिमों के लिए बात कर रहे हो। अब एक चीज समझ में आ गई कि नरम दल और गरम दल, ये इनकी चीजें समाप्त हुई। और जब 1911-12 के अंदर दिल्ली 11 के अंदर दिल्ली दरबार लगाया गया तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोक दिया गया, सारी चीजें शांत हो गई। इस दौरान आपको क्या दिखाई देगा? इस दौरान आपको गांधी जी का अराइवल दिखाई देगा। गांधी जी कहां पर आते हैं? इंडिया के अंदर आते हैं। अब गांधी जी जब इंडिया में आते हैं तो थोड़ा सा मैं आप लोग को बैकग्राउंड बता देता हूं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का अराइवल होता है। अब गांधी जी क्या थे? 22 साल के लगभग जो ब्रिटेन के अंदर वहां पर जो रूल कर रहे थे लोग, अफ्रीका के अंदर ये रुक के आए, तो ब्रिटेन का असली चेहरा इन्होंने वहां पर जान लिया था। अब जब ये ब्रिटेन का असली चेहरा जान चुके हैं तो इनको पता है कि इंडिया के अंदर भी ब्रिटेन ऐसी ही चीजें करने वाला है। तो 1 साल तक तो गांधी जी पहले घूमते हैं, बापू 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 कहा जाता है इनको। अब बापू बता देता हूं, वैसे बापू नहीं है, बापू गुजरातियों का ही एक वर्ड है, ठीक है। जैसे आप लोग एक वर्ड बोलते हो ना, आपने किसी भाई को, या हमारे यहाँ हरियाणा में एक वर्ड फेमस है, कोई भी दूसरा होगा तो उसको हम बोलेंगे वो ताई वाले ठीक है, एक हरियाणा टोन बता रहा है। ऐसे ही गुजरात के अंदर किसी भी हर दूसरे को बापू कहा जाता है। जैसे आप कहोगे कि यार बहुत अच्छी चीज, अच्छा बापू, ये वाली। तो यहां पर क्या हुआ कि गांधी जी जो थे वो एक्सपेरिमेंट करके आ चुके थे। तो 1 साल तक गांधी हरि पूरे भारत के अंदर घूमेंगे। जब पूरे भारत के अंदर गांधी जी घूमते तो भारत दर्शन करते और भारत के अंदर और जो बची कुछ प्रॉब्लम थी वो समझ में आ जाएगी। फिर इन्होंने क्या काम किया कि 3 छोटे छोटे रीजनल मूवमेंट इन्होंने सक्सेस कराए। पहला था चंपारण, दूसरा अहमदाबाद मिल और तीसरा खेड़ा। 17 से लेके 18 तक इस 1 साल के अंदर 3 मूवमेंट जो कि रीजनल थे वो सक्सेस हुए। इवन यहां तक भी हुआ कि ये समझ में आ गया कि यार ये जो आदमी है ना, महात्मा गांधी जी जो है, वो जो अपने खुद के खास सगे संबंधी है उसकी बात भी नहीं सुनने वाला, ये सिर्फ बात करेगा इंडिया के हक में। जैसे आप लोग अहमदाबाद मील की कहानी सुनोगे, जो अंबालाल सारा भाई थे वो इनके दोस्त थे और एक मील मालिक भी थे, लेकिन ये मील मालिक के अपोज में जाकर, अपने दोस्त के अपोज में जाकर वहां के जो मील मजदूर थे उनके लिए बोलते कि मैं आप लोग के साथ भूख हड़ताल पर बैठूंगा। और अंबालाल की बहन जो थी अनसुईया बहन, वो खुद मील मजदूरों के साथ थी। तो उस टाइम के इंडिया के अंदर ऐसी चीजें भी दिखाई देगी। तो चंपारण सक्सेस हुआ, अहमदाबाद मील सक्सेस हुआ, खेड़ा आंदोलन सक्सेस हुआ, 3 आंदोलन सक्सेस हो गए। और फिर एक मास मूवमेंट शुरू होगा जिसको क्या कहा जाएगा? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। 1 सेकंड रुकना। देखो भाई, सुनना, हाँ सही है। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूं नॉन कोऑपरेशन से पहले। अब इससे पहले, इस नॉन कोऑपरेशन को समझने से पहले आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, और वो कौन सा है? ये 1919 से 20 का जो फेज था, ये 1 साल का फेज ऐसा था कि यहां पर रिवॉल्यूशनरी फेज की एंट्री हो रही है
और जो 20 में जो गांधीयन फेज है उसकी रिवॉल्यूशनरी फेज एग्जिट हो रहा है, और जो गांधी का फेज है वो क्या हो रही है, उसकी एंट्री हो रही है। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोग को बताता हूं, एक छोटी सी है, यहाँ पर रिटर्न में वो आपको मिल जाएंगी, यहाँ पर वो स्लाइड्स है नहीं। अब 1919 के अंदर एक सत्याग्रह हुआ जिसका नाम था रोलेट। अब 1919 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर दिया, रोलेट एक्ट 1919 का। और उस रोलेट एक्ट के अंदर ये हुआ, बिना किसी अपील के, बिना किसी वकील के, बिना किसी दलील के, किसी भी कारण से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। और जब उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो ना तो कोई वो अपील कर सकता है, ना वकील, ना कोई दलील। अभी आप लोगों ने लेटेस्ट क्लास के अंदर चेतन सर ने आपको आर्टिकल 22 पढ़ाया है। तो आर्टिकल 22 में सर ने बताया कि अगर आपकी गिरफ्तारी होती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी सर ने बताया, उसमें पुनिटिव डिटेंशन भी बताया, तो अगर आपकी गिरफ्तारी होती है तो 24 घंटे के अंदर वकील मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। आप अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हो, किस वजह से गिरफ्तार किया गया, और पसंद के वकील से बात कर सकते हो, सलाह ले सकते हो। लेकिन इस रोलेट एक्ट में क्या था, सामने वाले वो व्यक्ति को बोल दिया कि भाई ये है आतंकवादी, आतंकवाद अपराध एक्ट पास कर दिया और इसको हम जेल में डाल रहे हैं। अब वो ना तो कहीं जा सकता है, ना अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है। अब यही रीजन आपको दिखाई देगा कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किसलू, ये दो कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर थे, इनकी गिरफ्तारी होती है। और जब इनकी गिरफ्तारी होती है तो उस गिरफ्तारी को रोकने के लिए, और इवन बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट है वो आप लोगों ने सुना होगा, वहां पर ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। जो रोलेट एक्ट आया उसको रोकने के लिए गांधी जी कौन सा सत्याग्रह शुरू करते हैं, जिसका नाम है रोलेट सत्याग्रह। ये रोलेट सत्याग्रह है, इस एग्जैक्ट इसको शुरू होना था 30 मार्च को, 30 मार्च 1919 को। लेकिन हुआ क्या, गांधी जी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, 6 अप्रैल कर देंगे, 6 अप्रैल 1919। 30 मार्च को इसको शुरू होना था, लेकिन ध्यान रखना हरियाणा के अंदर ये रोलेट सत्याग्रह 30 मार्च 1919 को शुरू हो गया था। और कब तक चला था हरियाणा के अंदर, 30 मार्च से लेके 19 अप्रैल 1919 तक, 19 अप्रैल तक ये चला था। और 19 अप्रैल तक ही क्यों चला था, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। रोलेट सत्याग्रह का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूं। तो 30 मार्च से शुरू होगा और 19 अप्रैल तक हरियाणा के अंदर चलेगा। ये रोलेट एक्ट सत्याग्रह इसलिए था ताकि रोलेट एक्ट को रोका जा सके। अब होगा क्या कि ये जो रोलेट सत्याग्रह था, इस रोलेट सत्याग्रह में आपको एक चीज नजर आएगी कि हमें उस रोलेट एक्ट, उस ब्लैक लॉ को ही क्या करवाना है, अबोलिश करवाना है। तो यहां पर यह होगा कि गांधी जी को बुलाया जाएगा कि आप हरियाणा के अंदर आओ और हमने एक्ट शुरू कर दिया, हमने सत्याग्रह शुरू कर दिया और आप यहां पर जनसभाएं करो। तो बड़े बड़े नेता के रूप में जैसे नेकीराम जी आपको दिखाई देंगे, स्वामी श्रद्धानंद जी जो दिखाई देंगे आपको, तो ये लोग यहां पर आते हैं और सभाएं भी करते हैं रोलेट सत्याग्रह की। तो 10 अप्रैल के दिन 1919 के दिन गांधी जी क्या करते हैं, 6 अप्रैल को ये शुरू हुआ था इंडिया लेवल पर, हरियाणा में 30 मार्च को शुरू हो गया था। 10 अप्रैल के दिन गांधी जी बॉम्बे से पलवल रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और पलवल रेलवे स्टेशन पर गांधी जी की सत्याग्रह में पहली गिरफ्तारी होती है। ये गांधी जी की पहली गिरफ्तारी थी, आपको ध्यान रखनी, कहां पर, पलवल रेलवे स्टेशन पर। और गांधी जी को बोल दिया जाता था कि भाई साहब आप वापस जाओ। और जब गांधी जी को वापस भेज दिया जाता है तो 9 दिन के बाद तो आपको दिखाई देगा कि इस सत्याग्रह को वापस ले लिया जाता है। उसका एक रीजन ये था कि 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ और फिर सरकार हंटर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर या फिर खुद की जो इंक्वायरी कमेटी थी उसकी रिपोर्ट को लेकर सरकार काम कर रही थी। तो 19 अप्रैल को रोलेट सत्याग्रह समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक पैरेलली मूवमेंट और चलेगा जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। किसके पैरेलल में, खिलाफत मूवमेंट। देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से लेके 18 तक, तो खलीफा एक पोस्ट हुआ करती थी मुस्लिम की। इवन इंडियन मुस्लिम भी उस पोस्ट को बड़ा ही मानते थे। ये जो खलीफा की पोस्ट थी, इस खलीफा की पोस्ट में एक चीज दिखाई देगी कि मुस्लिमों के लिए एक रिलीजन जो है ना, एक ऐसा मसला होता है कि वहां पर वो तलवार भी उठा सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटेन ने टर्की को इसीलिए
इस वर्ल्ड वॉर में शामिल कराया था कि भाई साहब जब ये वर्ल्ड वॉर होगा तो इस वर्ल्ड वॉर के अंदर जो आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनको हम लोग बनाए रखेंगे, उनको हम लोग अबोलिश नहीं करेंगे। हुआ क्या, खलीफा की पोस्ट को समाप्त कर दिया। एक ट्रीटी ऑफ सेवर्स होती है, सेवर्स की संधि होती है। अब जब ये खलीफा की पोस्ट को समाप्त कर दिया तो वहां के मुस्लिम तो करते ही करते हैं, यहाँ के मुस्लिम के सेंटिमेंट्स है वो भी डाउन जाते हैं। और वो कौन सा मूवमेंट शुरू कर देते हैं, खिलाफत मूवमेंट। 1919 के अंदर ये खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई गई इसके अंदर, और उस खिलाफत कमेटी के हेड शौकत अली और शेख भूटानी को बनाया गया। तो ये मूवमेंट को शुरू करते हैं। जब ये खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ तो इसी टाइम पे खिलाफत कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी जी अपनी स्पीच भी देते हैं और गांधी जी की भी एंट्री हो जाती है इस खिलाफत मूवमेंट के अंदर। पैरेलली गांधी जी की एक मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। कौन सा मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। अब देखो क्या ध्यान रखना है, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था और ये हुआ था जिस दिन 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ हुई थी। उनकी डेथ के साथ ही ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था। मतलब एक तरीके से एक सिंबल था कि हाँ भाई हम एक अच्छा कदम उठाने जा रहे हैं। तो गांधी जी क्या करेंगे, खिलाफत मूवमेंट को और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, असहयोग आंदोलन को ऐड कर देंगे। देखो अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसके अंदर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं तो स्वदेशी मूवमेंट बीते हुए काफी टाइम हो चुका था। स्वदेशी मूवमेंट के बाद इंडिया के लेवल पर ऐसा कोई मास मूवमेंट हुआ नहीं। तो जब इंडिया के लेवल पर कोई मास मूवमेंट हुआ नहीं तो प्रॉब्लम क्या नजर आई, प्रॉब्लम ये नजर आई कि यार एक ऐसा मास मूवमेंट होना चाहिए। और दूसरा, जनता भी ये चाह रही है कि पीपल भी ये चाह रहे हैं कि अब एक बड़े मूवमेंट की जरूरत है। फिर गांधी ने कहा कि अगर सारी चीजें ठीक ठाक चलती रही तो विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर मैं क्या दिला दूंगा, आजादी दिला दूंगा। तो ये भी वादा गांधी जी ने किया कि 1 साल के अंदर आपको इंडिपेंडेंस मिल जाएगी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। नाम से पता चल रहा है, नॉन कोऑपरेशन, असहयोग करना। वही सारी चीजें बॉयकॉट करो, बहिष्कार करो, स्कूल कॉलेज, असहयोग करना है, नॉन कोऑपरेशन करना है सरकार को। इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हरियाणा के अंदर क्या है, जो हरियाणा के अंदर इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की पहली मीटिंग हुई वो अक्टूबर 1920 में पानीपत में हुई। किसकी लीडरशिप में, लाला लाजपत राय जी के लीडरशिप में। एंट्री हो चुकी है हमारे ओल्ड मैन की, तो 1920 के अंदर इनकी लीडरशिप में ये हुई। जब इनकी लीडरशिप में ये सभा हुई तो इन्होंने, लाला लाजपत राय जी ने जनता को समझाया किस तरीके से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, स्कूल का त्याग करना है और किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बनना है। उसके बाद 1920 से 22 तक ये टाइम पीरियड ऐसा दिखाई देगा कि जहां पर गांधी जी इस आंदोलन को फैलाने के लिए सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के सिर्फ हरियाणा या कोई एक रीजन नहीं, इंडिया के हर कोने पर गांधी जी विजिट करते हैं। जैसे भिवानी के अंदर गांधी जी ने 15 February 1920 को, कलानौर के अंदर 16 फरवरी और रोहतक के अंदर 17 फरवरी, लगातार 3 विजिट की गांधी ने। कहां पर, 15th, 16th और 17th को, किसके अंदर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर। देखो मैं यहां पर है ना हल्का सा आपको हरियाणा की टच दे रहा हूं, दूसरी जो हिस्ट्री है ना वो थोड़ा थोड़ा उसका पोर्शन पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा तो यार देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो वैसे आप लोग पढ़ोगे तो 2, 3, 4 क्लास जितना पढ़ना चाहो उतना कर सकते हो, लेकिन उस चीज का मेरे को यहां पर कोई ज्यादा बेनिफिट हरियाणा के एग्जाम के लिए नहीं मिल लगता है। अब देखो ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था बड़ी ही ठीक ढंग से चल रहा था। 1 साल के अंदर आजादी दिलाने की बात की। पहली भूल तो ये बताई जाती है कि यार खिलाफत जो था एक वो धर्म का मुद्दा था, नॉन कोऑपरेशन एक पॉलिटिकल मुद्दा है, पॉलिटिकल सब्जेक्ट है। गांधी ने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। जब इन दोनों को जोड़ा तो कहा जाता है कि गांधी की पहली भूल थी। जब इनको जोड़ा तो देश के अंदर फिर माहौल भी ऐसा पैदा हो गया था। फिर दूसरा ये दिखाई दिया कि 1 साल के अंदर, गांधी ने बोल दिया कि 1 साल के अंदर आपको क्या दिला दूंगा, फ्रीडम दिला दूंगा। 1 साल के बाद जनता क्या हो चुकी थी, शांत हो चुकी थी। अब काफी टाइम पीरियड ये भी बीत चुका था कि जनता है ना इस आंदोलन से हटने लगी थी। तो जब जनता इस आंदोलन से हटने लगी थी तो फिर उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, उसके अंदर फिर प्रॉब्लम ये आती है कि यहां पर
जनता ये कहेगी यार इतना टाइम हमें हो गया है इस आंदोलन का हिस्सा हुए, लेकिन अभी तक हमें कोई खास एज सच मूवमेंट कोई या कोई खास अचीवमेंट हमें मिली नहीं है। और जब अचीवमेंट नहीं मिली तो उसकी वजह से एक आपको एक छोटी सी घटना चोरी चोरा इंसिडेंट आपको दिखाई देगा। ये 5 February 1922 को ये चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ कि एक भीड़ ने लगभग 22 पुलिस वालों को मार दिया, पुलिस स्टेशन को जला दिया। जब ये चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ तो गांधी को समझ में आ गया कि भाई ये वो फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि इस टाइम पीरियड पे हम मूवमेंट को आगे बढ़ा सके। और चोरी चोरा इंसिडेंट को देखते हुए लगभग 7 दिन के बाद 12 February 1922 को बारदोली रिजोल्यूशन आता है। और उस बारदोली रिजोल्यूशन के अंदर होता क्या है, इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है। और जब इस मूवमेंट को 12 Feb को विड्रॉ कर लिया गया तो गांधी जी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा, धारा सेक्शन 124 का लगाया गया और कहा कि भाई आपको 6 साल की सजा सुनाई जाती है। गांधी जी को 6 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन हाँ, 2 साल के बाद स्वास्थ्य कारणों के चलते, हेल्थ खराब थी उसके चलते गांधी 2 साल के बाद छूटकर आ जाते हैं। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर ये आपको दिखाई देगा। हरियाणा के अंदर थोड़ा सा मैं आप लोग को बताऊं, और चीज आपको ध्यान रखनी है। 22 अक्टूबर 1922 की बात थी। गांधी जी भिवानी के अंदर एक सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं और ये जो 22 अक्टूबर का जो सेशन था वो हरियाणा केसरी जो है नेकीराम जी, पंडित नेकीराम शर्मा जी और दूसरे के देसाई, लाला लाजपत राय, उन्होंने इस सेशन के अंदर मेन रोल प्ले किया था। तो आपको 1920 का ये जो 22 अक्टूबर 1922 का सेशन ध्यान रखना है, इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था, और नेकीराम शर्मा जी के ही कहने पर गांधी जी को यहाँ पर बुलाया गया था। तो गांधी जी स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को लेकर बातें करते हैं। अब नॉन कोऑपरेशन ये तो था कि चलो यहाँ पर लाला लाजपत राय जी साथ है, इसलिए जो एक्सट्रीमिस्ट वाले जो यंग जो हमारे युवा नेता थे वो भी कहीं ना कहीं नॉन कोऑपरेशन का हिस्सा बन रहे, क्योंकि लाला लाजपत राय जी क्या है इसके अंदर, इस मूवमेंट के अंदर शामिल है। दूसरा क्या प्रॉब्लम यह है कि इस नॉन कोऑपरेशन को हमें सिर्फ ये नहीं कि भिवानी रीजन, रोहतक रीजन, कलानौर रीजन में ही रखना है, हमें बाकी जगह पर भी फैलाना है इसको। तो आपको दिखाई देगा कि 8 मार्च 1921 को अंबाला के अंदर गांधी जी क्या करते हैं, विजिट करते हैं और एक स्टेटमेंट और गांधी जी देते हैं। अंबाला के अंदर जब जाते हैं तो अंबाला आपको पता है कि ये भी एक मेन स्टेशन हुआ करता था यहाँ पे, और एक दूसरा कनेक्ट करता है पंजाब के साथ, और पंजाब में काफी रिवॉल्यूशनरी थे। और जब भाषण देते हैं तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर गांधी बोलते हैं कि अंबाला के अंदर मैं चाहूंगा कि दोबारा से एक बार और विजिट करूं। फिर उसके बाद हरियाणा जो है, हरियाणा के अंदर जगह जगह पर स्ट्राइक होती है। जब प्रिंस विल्स भारत आते हैं किस दिन, 17 नवंबर 1921 को। एक चीज अब आपको क्या ध्यान रखनी है, जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, असहयोग, तो इसका मतलब ही है क्या करना है, नॉन कोऑपरेशन, कोऑपरेशन नहीं करना, असहयोग करना है। इस असहयोग के अंदर जो बहुत सारे मेडल्स थे, ऑनर्स थे, वो भी हरियाणा के लोग लौटाएंगे। और आपको दिखाई देगा लाला मुरलीधर, ये कहां से थे आपको पहले ही पता, अंबाला से थे। ये अपना कौन सा टाइटल लौटाएंगे, राय बहादुर का। तो लाला मुरलीधर जी ने इस मूवमेंट के दौरान कौन सा टाइटल लौटा दिया था, कौन सा टाइटल लौटाया था, राय बहादुर का। ठीक है, तो ये आपको स्टोरी दिखाई देगी किसकी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, कहां पर, हरियाणा के अंदर। अब एक चीज सुनना आप लोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे ही शांत होता है हरियाणा के अंदर, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जब वापस ले लिया जाता है तो 1922 के बाद एक फेज ऐसा आएगा जब आपको दिखाई देगा कि हमारे जो रिवॉल्यूशनरी है, जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज है, वो बड़े लेवल पर आपको दिखाई देगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, 1922 के बाद जब ये होगा तो इस 1922 में एक ये दिखाई देगा कि असहयोग करना है, नॉन कोऑपरेशन करना है, तो 2 ग्रुप सामने दिखाई देंगे।
एक ग्रुप तो वो कहेंगे चलो भाई सारी चीजों को बॉयकॉट करते हैं, बहिष्कार करते हैं, लेकिन एक ग्रुप ऐसा दिखाई देगा वो ये कहेगा कि नहीं हम सारी चीजों को बॉयकॉट कर देंगे, लेकिन जो लेजिस्लेचर है उसको बॉयकॉट नहीं करेंगे, विधायिका जो है उसको बहिष्कार नहीं करेंगे। क्योंकि उनका कहना यह था कि अगर हम लेजिस्लेचर के अंदर एंट्री करेंगे, हम नेता बनकर जाएंगे, तो हम ब्रिटिश की जो गलत पॉलिसीज है उसको हम लोग क्रिटिसाइज करेंगे। दूसरे कहेंगे नहीं भाई आपको इसका हिस्सा बनना ही नहीं है। तो ऐसे दो ग्रुप आपको दिखाई देंगे। इसके अंदर एक वो होंगे जिसको चेंजर्स या प्रो चेंजर, और जिनको नो चेंजर्स कहा जाएगा। और प्रो चेंजर्स के अंदर आपको CR दास, मोतीलाल नेहरू जैसे दिखाई देंगे, और उनके अंदर राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद जी, वो सब दिखाई देंगे। तो प्रो चेंजर्स का कहना यह था कि यार आप किसी भी चीज में परिवर्तन तभी ला सकते हो जब आप लेजिस्लेचर के अंदर एंट्री करोगे और सरकार की जो गलत पॉलिसीज है उनको जब क्रिटिसाइज करोगे तो आप क्या कर सकते हो, आप सरकार का खुलकर बहिष्कार कर सकते हो। उनका कहना था ये था कि नहीं हमें लेजिस्लेचर में एंट्री नहीं करनी है। तो नॉन कोऑपरेशन के अंदर दो ग्रुप पहले से तैयार हो रहे थे इस टाइप के, और फिर रिजल्ट ये निकलेगा 1923 में इन दो ग्रुप के बीच में बड़ा ही मतभेद होगा। और फिर कांग्रेस का जब सेशन होगा, गया सेशन होगा, तो यहां पर आपको दो अलग अलग पार्टी नजर आएगी और एक ग्रुप बनेगा जिसको कहा जाएगा स्वराज दल या स्वराज पार्टी। CR दास और मोतीलाल नेहरू, CR दास अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे, महासचिव थे। तो ये जो CR दास जी जो थे और जो स्वराज पार्टी थी, ये स्वराज पार्टी इसीलिए बनी थी ताकि हम लोग लेजिस्लेचर के अंदर एंट्री करें, हम इलेक्शन लड़े और इलेक्शन के अंदर सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करें। और जब म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन होंगे तो उसके अंदर भी इन लोगों को काफी जीत मिलेगी। तो ये कुछ प्रोग्राम कुछ इस तरीके से चलता है। 1923 से 24 तक ये चला। फिर उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है, और जब ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बना तो इन्होंने तो डिक्लेयर ही कर दिया कि हमें रिपब्लिक स्थापित करना है, हमें लूटपाट करनी है, और जो ये पैसा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, ये हमारा पैसा है, ये उन लोगों का पैसा नहीं है। फिर आपको चलकर दिखाई देगा कि साइमन कमीशन की एंट्री होती है, वो सारी चीजें होती है, लेकिन वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस। आज की क्लास को मैं यहीं पर ओवर कर रहा हूं। अब तक हरियाणा की जो स्टोरी बनी है हिस्ट्री के साथ वो मैंने कंप्लीट आपको बताई है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे आगे की जो स्टोरी होगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।